जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। इंग्लिश में इसको फिजिक्स से कहा जाता है। किसी भी विषय की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस विषय की परिभाषा जानना आवश्यक है। साथ ही साथ उस विषय के पिता किसे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा योगदान उस विषय में किस व्यक्ति का रहा है। यहाँ से आपका बेसिक या छोटे छोटे प्रश्न एग्जामों में निकल कर आते हैं। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की परिभाषा की सबसे पहले बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा में बोर्ड पे लिख देता हूं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप का अध्ययन किया जाता है। सम्मिलित रूप का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा में दो शब्द आए हैं, द्रव्य एवं ऊर्जा। दोनों को थोड़ा मैं समझा देता हूं। द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य को सामान्य भाषा में बोलें तो पदार्थ होता है। पदार्थ क्या होता है? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन हो या जिसमें भार हो, वह कहलाता है पदार्थ। ऊर्जा तो कार्य करने की जो क्षमता रहती है, उस कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता इसे ऊर्जा कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाता है। अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है किसी भी विषय से, वो है उस विषय के पिता। भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है, भौतिक विज्ञान को पढ़ा जा रहा है, तो जिक्र भौतिक विज्ञान के पिता का होगा। भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर आता है आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के पिता आइजैक न्यूटन होते हैं। आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भौतिक विज्ञान के अध्ययन को लेकर आइजैक न्यूटन का। जैसे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लिख देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति के नियम, प्रकाश का कण सिद्धांत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खोजें रही हैं। आइजैक न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, गति क्या होती है, गति के नियम, प्रकाश का कण सिद्धांत या कणिका सिद्धांत, इन सभी विषयों के बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से बताया है आइजैक न्यूटन ने, जिस कारण से आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अब एक प्रश्न और बनता है आधुनिक भौतिकी के पिता। आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स के पिता। यदि प्रश्न आ जाए कि बताइए आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, इन्होंने द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता का नियम E बराबर mc² दिया, जिस कारण से अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी के पिता या मॉडर्न फिजिक्स के पिता भी कहा जाता है। तो परिभाषाएं समझ ली। परिभाषा क्या होती है? द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप का अध्ययन
जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वो रहता है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान के पिता आइजैक न्यूटन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, इन्होंने गति के नियम दिए, इन्होंने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्य ऊर्जा समतुल्यता E बराबर mc² का नियम भी दिया था, जिस कारण से इनको आधुनिक भौतिकी के पिता या मॉडर्न फिजिक्स के पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिकों की जहां से भौतिकी या फिजिक्स में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत भौतिक विज्ञान में पहले टॉपिक से होती है गति से। गति क्या होती है? तो किसी भी दो वस्तुओं के मध्य यदि समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन हो, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से समय के साथ में सापेक्ष परिवर्तन कर अपनी स्थिति बदल लेती है, तो उसे कहा जाता है गति। लिख के बता देता हूं, दो वस्तुओं के मध्य समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो उसे गति कहा जाता है। अर्थात दो वस्तुओं के मध्य समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन होता है, जो पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है, उसे कहा जाता है गति। मान लीजिएगा एक वस्तु A और एक वस्तु B है। दोनों वस्तुओं में से एक को मैं स्थिर रख दूं, इस एक को यदि मैं इस वस्तु की तरफ लेकर आऊं या इस वस्तु से दूर लेकर जाऊं, तो इन दोनों वस्तुओं में समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को बोला जाता है गति। इसमें जरूरी नहीं कि एक वस्तु स्थिर हो, एक गतिमान है। दोनों वस्तुएं गतिमान हो सकती हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं स्थिर नहीं हो सकती। यदि दोनों वस्तुओं को मैं स्थिर कर दूंगा तो फिर उनमें गति नहीं होगी। या तो एक वस्तु गतिशील हो या दोनों वस्तुएं गतिशील हो, तब जाके उन दो वस्तुओं के मध्य में सापेक्ष परिवर्तन होगा तथा गति कहलाई जाएगी। गति के प्रकार, अब गति हो गई दो वस्तुओं के मध्य समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो उसे गति कहा जाता है। गति के प्रकार की बात करें तो गति में चार प्रकार मुख्य रहता है। एक होती है रेखीय गति, दूसरी होती है वृत्तीय गति, तीसरी रहती है परिक्रमण गति, चौथी रहती है परिभ्रमण गति। पहली गति जो रेखीय गति रहती है, तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में सीधे तौर पर गति करे तो उसे बोला जाता है रेखीय गति। जैसे मान लीजिएगा एक वस्तु A यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से ये चलना शुरू करती है सीधे और B तक पहुँच जाती है। यह कोई वस्तु स्थान A से स्थान B तक एक सरल रेखा में चलती है, तो इसे बोला जाता है रेखीय गति। सेकंड वाली रहती है वृत्तीय गति। वृत्त का मतलब रहता है सर्कल या गोल। तो यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग में गति करे तो उसे बोला जाता है वृत्तीय गति। जैसे मान लीजिएगा कोई वस्तु इस बिंदु से चलना शुरू करती है और गोल घूमकर वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाती है, एक वृत्त का निर्माण करती है, एक सर्कल का निर्माण करती है, तो इस वृत्तीय मार्ग में जो गति होती है उसे बोला जाता है वृत्तीय गति। तीसरी परिक्रमण गति, ये काफी महत्वपूर्ण होती है। परिक्रमण गति का मतलब रहता है किसी एक बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करके चक्कर लगाती है, उसे बोला जाता है परिक्रमण गति। जैसे मान लीजिएगा परिक्रमण शब्द एक शब्द से बना है परिक्रमा से। परिक्रमा, मंदिर में परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय मंदिर के मध्य में जो गर्भगृह रहता है वहां पर मूर्ति स्थापित रहती है ईश्वर की, भगवान की। उस मूर्ति के चारों तरफ घुमा जाता है, उसे बोला जाता है परिक्रमा लगाना। ठीक इसी प्रकार केंद्र में
केंद्र के चारों तरफ अपने स्थान में परिवर्तन करते हुए, कभी वस्तु यहाँ पर है, कभी वस्तु यहाँ पर आ गई, कभी वस्तु यहाँ पर आ जाएगी, कभी वस्तु यहाँ पर आ जाएगी, तो केंद्र के चारों ओर स्थान में परिवर्तन करते हुए जो गति होती है उसे बोला जाता है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति जो रहेगी वो भी इसी से संबंधित है, लेकिन परिभ्रमण गति में वस्तु चारों तरफ घूमती है लेकिन अपने स्थान में परिवर्तन किए बिना। जैसे मान लीजिएगा ये पेन है, इस पेन को किसी एक बिंदु पर स्थिर कर दूं और यहाँ पर इसको मैं रोटेट करूं या घुमाऊं तो यह किसी बिंदु के चारों ओर तो घूम रही है लेकिन अपने स्थान में परिवर्तन किए बिना चारों तरफ घूम रही है, तो उसे बोला जाता है परिभ्रमण गति, या इसका एक नाम और रहता है घूर्णन गति। दोनों में थोड़ा सा एक बार और अंतर बता देता हूं। परिक्रमण गति में वस्तु केंद्र के चारों ओर घूमती है लेकिन अपने स्थान में परिवर्तन करते हुए, जबकि परिभ्रमण गति या घूर्णन गति में वस्तु केंद्र के चारों ओर तो घूमती है लेकिन अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती। जैसे कि पंखा अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमता है लेकिन अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता। छत में एक जगह पर टंगा है तो हमेशा उसी जगह पर टंगा रहेगा, ऐसा नहीं कभी किसी कोने में चला गया, कभी उस कोने में चला गया, कभी चौथे कोने में, कभी तीसरे कोने में, ऐसा कभी नहीं होता। पंखा अपने अक्ष के चारों ओर घूमता तो है लेकिन स्थान परिवर्तन किए बिना, जहां पर उसका स्थान है वो फिक्स रहता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट परिक्रमण गति में परिक्रमा लगाई जाती है, जैसे मंदिर के चारों ओर स्थान परिवर्तन करके घुमा जाता है। जैसे परिक्रमा शुरू करते हैं तो मंदिर के मेन गेट से शुरू करेंगे, मेन गेट से शुरू करते हैं, दाएं जाएंगे, पीछे जाएंगे, बाएं जाएंगे, वापस सामने आ जाएंगे, तो स्थान में परिवर्तन किया। यदि आप स्थान में परिवर्तन नहीं करोगे तो वो परिक्रमा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आप यदि किसी भी वस्तु के चारों ओर अपना स्थान परिवर्तन करके घूमोगे तो वो कहलाएगी आपकी परिक्रमण गति, जबकि आप स्थान परिवर्तन किए बिना उसी स्थान पर चारों तरफ घूम जाओगे, एक ही जगह से चारों तरफ रोटेट कर दोगे, उसे बोला जाएगा घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। जैसे मान लीजिएगा आपको चारों दिशाओं में प्रणाम करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप चारों दिशाओं में उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, नहीं, आप एक जगह पर खड़े होके हाथ जोड़ के चारों दिशाओं में आप घूम जाओगे, एक चक्कर पूरा करोगे। मान लिया कि चारों दिशाओं में मैंने प्रणाम कर लिया, सभी ईश्वर जितने भी करोड़ या कोटि देवता हैं सभी को मैंने प्रणाम कर लिया, वो कहलाती है आपकी परिभ्रमण या घूर्णन गति। जबकि मंदिर के चारों ओर घूमना वो कहलाएगी आपकी परिक्रमण गति। आगे गति के नियम, यहाँ से आपके प्रश्न खूब सारे बनते हैं। गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम का उल्लेख सबसे पहले कब हुआ था? न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है? गति के कितने नियम दिए थे? गति के नियमों के उदाहरण क्या क्या है? ढेर सारे प्रश्न एग्जामों में आपके आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं उदाहरण से। गति के नियम, न्यूटन को भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन ने 1687 में 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के नियम दिए थे। गति के नियम आइजैक न्यूटन ने दिए थे। एक बार और बता दूं, गति के नियम न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम दिए थे। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। सन था 1687। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें गति का पहला नियम आपको दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। न्यूटन ने अपने पहले नियम में कहा था कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहिए, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिमान का मतलब है वो गतिशील है, चल रही है। यदि कोई वस्तु निरंतर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, रुकने की कोशिश कभी नहीं करेगी। और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में मतलब ठहरी हुई है तो वह कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं चलूं, वो हमेशा उसी स्थान पर स्थिर रहना चाहेगी।
एक कंडीशन है, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। आरोपित का मतलब वो लगाना। कोई वस्तु ये यहाँ पर आपका मान लीजिएगा पेन रखी है, स्थिर है, हमेशा स्थिर रखी रहेगी, लेकिन मान लीजिएगा इस पर मैं कोई बाह्य बल या फोर्स लगा दूं तो वस्तु चलने लगेगी। तो कोई वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स उस पर ना लगाया जाए। यह नियम दिया था सबसे पहले न्यूटन ने। इसे बोला जाता है गति का प्रथम नियम। इसके एक नाम और है, गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। यह प्रश्न जरूर बनता है एग्जामों में कि किस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। आंसर आएगा गति का प्रथम नियम। अब गति के प्रथम नियम के उदाहरण बहुत सारे हैं, उन उदाहरणों से प्रश्न आपके खूब बनते हैं। जैसे पहला दे रखा है, रुकी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। थोड़ा सा मैं इसका वर्णन करके समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। न्यूटन ने पहले नियम में जिक्र किया है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहना चाहिए, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो पहला नियम लागू होता है इस मोटरसाइकिल व उस पर बैठे व्यक्ति का, मोटर गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकती है। तो उस साइकिल या मोटर गाड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति और मोटर गाड़ी दोनों जब संपर्क में रहते हो तो न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है। कैसे? रुकी हुई मोटर गाड़ी एक स्थान पर रुकी हुई है, स्थिर है, किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। उस विराम अवस्था में स्थित गाड़ी के ऊपर यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो वो भी किस अवस्था में? विराम अवस्था में। अब गाड़ी को मान लीजिएगा अचानक से बाह्य बल के द्वारा चला दिया जाए तो गाड़ी आगे चलेगी। अब गाड़ी आगे चल रही है तो पहले गाड़ी विराम अवस्था में थी, विराम अवस्था में उस गाड़ी के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति के कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो किसके संपर्क में था? उस गाड़ी के संपर्क में। तो पहले गाड़ी विराम अवस्था में थी, व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा भी विराम अवस्था में था। अब गाड़ी अचानक चलती है तो शरीर का निचला हिस्सा भी जो गाड़ी के संपर्क में है वो गाड़ी के साथ आगे बढ़ेगा। गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी से लगा हुआ निचला शरीर का हिस्सा आगे बढ़ता है, लेकिन जो मस्तिष्क है, जो सिर है, वो स्वतंत्र अवस्था में है, वो पहले गतिमान था, गतिमान रहना चाहेगा, जिस कारण से जो शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी से लगा हुआ था वो तो गाड़ी के साथ आगे चला जाएगा, लेकिन जो स्वतंत्र सिर है, जो स्वतंत्र अवस्था में था, वो वहीं रहना चाहता है, जिस कारण से व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। उम्मीद है थोड़ा सा आपको उदाहरण समझ में आया होगा। सेकंड उदाहरण जस्ट इसके अपोजिट है, इसके विपरीत है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है और अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो आप आगे की ओर झुक जाओगे। ऐसा क्यों होता है? फिर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब दूसरे उदाहरण में गाड़ी जो है वो गतिमान अवस्था में है, गाड़ी अपनी स्पीड में चल रही है, व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का निचला हिस्सा वो भी गाड़ी के संपर्क में है और गाड़ी के साथ उसी स्पीड में चल रहा है। अचानक से कोई भी वस्तु सामने आ जाती है, ब्रेकर सामने आ जाता है, तो जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है गाड़ी एकदम से अचानक से रुक जाती है। तो शरीर का जो हिस्सा गाड़ी से लगा हुआ है वो भी अचानक रुक जाएगा, लेकिन जो सिर है वो स्वतंत्र अवस्था में है, तो गाड़ी के रुकने पर गाड़ी से लगा हुआ शरीर का हिस्सा वो तो गाड़ी के साथ में रुक जाएगा, लेकिन अपना जो सिर है वो निरंतर चल रहा था तो चलते रहना चाहेगा, जिसके कारण से अचानक से ब्रेक लगाने पर शरीर का जो हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा, वो आगे झुक जाएगा। तीसरा उदाहरण देख रखा है, गिलास पर रखे प्लास्टिक के टुकड़े को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में जा गिरता है। खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक गिलास है, उस गिलास के ऊपर प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिया या लकड़ी का एक गत्ता रख दिया, उस गत्ते के ऊपर एक सिक्का उसके ऊपर रख दीजिएगा। अब आप उस गत्ते या प्लास्टिक के टुकड़े में जैसे ही तेज मारोगे तो वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो आगे निकल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के टुकड़े या गत्ते के ऊपर जो सिक्का रखा था वो सिक्का आगे ना जाकर ग्लास के अंदर गिर जाएगा, वहीं पर नीचे का नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ।
गिलास के ऊपर मान लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ये आपका ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है और गत्ते के ऊपर रखा है सिक्का। ये स्थिति है। आप जैसे ही तेज गत्ते में मारोगे, उंगली से तेज मारोगे आप गत्ते में, तो गतिमान कौन होगा? गत्ता। गत्ता गतिमान होगा तो गत्ता अपने स्थान से हट जाएगा, लेकिन जो सिक्का है उस सिक्के को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो गत्ता तो गतिमान हो जाएगा, लेकिन जो सिक्का है वो प्रथम नियम के अनुसार अपनी ही जगह पर स्थिर रहना चाहेगा। गत्ता निकलकर आगे चला जाएगा और सिक्का ग्लास में ही गिर जाएगा। किस नियम के कारण? प्रथम नियम के कारण। अगला उदाहरण देखते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, दैनिक दिनचर्या में खूब यूज होता है। आपको यदि कपड़े सुखाने हैं, गीले कपड़े को जल्दी सुखाना है, तो गीले कपड़े के दोनों कोनों को आप अच्छे से पकड़ोगे, पकड़ के उसको झटकोगे। झटकने से आप देखते हो कि कपड़े का जो पानी है वो पानी अलग चला जाता है और कपड़ा जो है उससे पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। वही का वही उदाहरण आपको यहाँ पर कंबल और धूल के कण का अलग होना है। होता क्या है, जो कंबल है उस कंबल के अंदर धूल के कण काफी छिपे हुए हैं, उससे चिपके हुए हैं। अब कंबल भी स्थिर है, कंबल में उपस्थित धूल के कण भी स्थिर है, लेकिन आप उस कंबल को स्वतंत्र लटकाओगे। लटका के कंबल में आपने तेज मारा डंडे से, तो गतिमान डंडे के साथ में कंबल भी गतिमान हो जाएगा, लेकिन जो कंबल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कण हैं, उन कणों को पता ही नहीं लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें स्थिर रहना है या हमें गतिमान होना है। कंबल डंडे के साथ गतिमान हो जाएगा और धूल के कण जो स्थिर अवस्था में थे वो वहां के वहीं रहना चाहेंगे। इस कारण से धूल के कण नीचे गिर जाते हैं और कंबल अपने स्थान से हट जाता है, जिससे कंबल में छिपी धूल के कण अलग होने से कंबल साफ हो जाता है। अगला उदाहरण है, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री जमीन पर गिर जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, उस बस के अंदर काफी सारे सवारियां बैठी हैं, बस गतिमान है, तो बस में जो यात्रीगण बैठे हैं वो भी गतिमान है। जैसे ही किसी व्यक्ति को उतरना है तो उतरने के लिए वो चाहेगा कि गाड़ी रुके, रुकने के बाद मैं उतरूं, उसके बाद मैं चला जाऊं, लेकिन उसी में बैठा है कि यात्री को काफ़ी जल्दी है, वो लेट हो रहा है, तो करता क्या है, गाड़ी को रुकने का इंतजार नहीं करता, गाड़ी को थोड़ा सा जैसे स्लो होता है और वो चाहता है कि मैं जल्दी से कूद जाऊँ और गाड़ी से नीचे उतर जाऊँ। अभी गाड़ी गतिमान थी, गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी गतिमान अवस्था में था, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से नीचे कूदता है तो वो सबसे पहले संपर्क में आता है जमीन के, यह सरफेस के, धरातल के, पृथ्वी के हिस्से से जब वो संपर्क में आता है तो सबसे पहले उसके पैर पृथ्वी से टच होते हैं, धरातल से टच होते हैं। अब व्यक्ति गतिमान अवस्था में था, पृथ्वी अपने ही जगह पर स्थिर है, तो जैसे ही व्यक्ति बस से नीचे जमीन पर कूदता है तो उसके पैर पृथ्वी के संपर्क में या जमीन के संपर्क में आते हैं, तो जमीन के साथ में पैर भी स्थिर हो जाते हैं, लेकिन उसके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो गतिमान रहना चाहता है, जिस कारण से व्यक्ति नीचे आगे की ओर गिर जाता है। कपड़ों को सूखने से पहले उनको झटकते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। कपड़ा स्थिर है, कपड़े में पानी अंदर स्थिर है, जैसे ही कपड़े को डंडे से मारेंगे, हाथ से उसको झटकेंगे तो कपड़ा चलायमान हो जाता है, कपड़ा गतिशील हो जाता है, लेकिन पानी स्थिर रहना चाहता है और पानी अलग हो जाता है, कपड़े अलग हो जाते हैं। गति का पहला नियम पढ़ चुके हैं, गति के पहले नियम में काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब गति का दूसरा नियम क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। एक शब्द आया है समानुपाती, तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में दो प्रकार के शब्द हमेशा आपको परेशान करेंगे। पहला रहेगा समानुपाती और दूसरा रहता है व्युत्क्रमानुपाती।
समानुपाती को सामान्य भाषा में यदि समझाने की कोशिश करूं तो समान अनुपात, मतलब दो वस्तुएं समान अनुपात में बढ़ती है या घटती है तो उन्हें कहा जाता है समानुपाती। अर्थात एक वस्तु के बढ़ने पर दूसरी वस्तु भी बढ़ती है और एक वस्तु के घटने पर दूसरी वस्तु भी घटती है, तो जो दो वस्तुएं समान अवस्था में घटे या बढ़े उन्हें बोला जाता है समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें एक वस्तु के बढ़ने पर दूसरी वस्तु घटती है और एक वस्तु के घटने पर दूसरी वस्तु बढ़ती है, इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात। ठीक, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। साइंस की लैंग्वेज है, साइंस की भाषा है, थोड़ी कम समझ में आएगी, समझाने की कोशिश करता हूँ। सीधी और सरल भाषा में बताता हूँ कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब यदि दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो दोनों वस्तुओं की स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी आपस में टकराने पर बल उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा, पहली बात। और वस्तु जितनी धीरे धीरे टकराती है उनके मध्य में स्पीड जितनी कम है तो बल भी उतना ही कम उत्पन्न होगा, ये दूसरी बात। तीसरी बात आपकी कि यदि दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में आकर टकराएं तो बल ज़्यादा पैदा होता है, और यदि एक वस्तु आगे आगे जा रही है दूसरी वस्तु उसके पीछे पीछे चल रही है और उसके बाद यदि वो टकराती है तो बल कम उत्पन्न होता है, कम क्षति, कम नुकसान होता है। जैसे मान लीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक ट्रेन ए इधर से चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और एक ट्रेन बी इधर से आ रही है, वो भी चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। यदि दोनों ट्रेन आपस में टकराएं तो काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन यदि मैं आपको बोल दूं कि एक ट्रेन इधर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ट्रेन ए 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और इधर ही आगे एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या नुकसान होगा? कभी नहीं होगा। जितनी वो आगे बढ़ेगी उतनी वो भी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर बस यही बताना चाह रहा है दूसरा नियम कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु जितने बल से आकर टकराएगी उतना ही ज़्यादा संवेग पैदा होगा, उतना ही ज़्यादा बल उत्पन्न होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात, टकराने वाली वस्तु जितनी ज़्यादा बड़ी होगी नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरे नियम के उदाहरण में ये उदाहरण आपसे खूब पूछा जाता है। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ऐसा क्यों? क्रिकेट की गेंद ऊपर से आ रही है, आपके हाथ जो है, यदि आप हाथों को स्थिर रख दोगे, हाथों को स्थिर रखने के कारण से कोई भी जो गतिशील गेंद आपके हाथ पे आकर टकराएगी, जिसके कारण से आपके या तो आपके हाथ में चोट लग सकती है क्योंकि बल ज्यादा उत्पन्न होगा। गतिशील गेंद आ रही है और अचानक से उसको रोक दिया जाएगा तो एक बल उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे या तो आपके हाथ में चोट लग सकती है, उंगलियों में चोट लग सकती है, या वो गेंद छिटक के आपके हाथों से गिर जाएगी। इसके लिए आपको दोनों चीजों से, दोनों कंडीशन से आपको बचने के लिए करना क्या है, जैसे जैसे बॉल आपकी तरफ आ रही है आप अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लो, जिससे टकराने का जो समय है वो समय बढ़ जाएगा। समय बढ़ने से जो उत्पन्न ऊर्जा या बल है वो बल कम हो जाएगा, जिससे ना तो गेंद छिटक के नीचे गिरेगी और ना ही आपकी उंगलियों में नुकसान होगा या चोट लगेगी। दूसरा उदाहरण दे रखा है, फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल में किक मारने से पहले पैर को पीछे ले जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण है, यदि आपको गाल पे चाटा मारना है, किसी व्यक्ति को कम चाटा मारना, उसको कम दर्द पहुंचाना है, तो आप हाथ को थोड़ा पीछे ले जाओगे और उसको इस प्रकार से मारोगे तो उस व्यक्ति को, सामने वाले को आपने गुस्सा भी जाहिर कर दिया और उस सामने वाले को चोट भी ना लगी। लेकिन मान लीजिएगा सामने वाला व्यक्ति को आप ज़्यादा चोट पहुंचाने वाले हो, एक मौका मिला कि नहीं आज तो इसके गाल लाल मेरे को करने हैं, तो आप कोशिश करोगे कि जितने आपके हाथ पीछे जा सकते हैं और जितने तेजी से वापस उस हाथ को आप गाल पर लाओगे उतने ही ज्यादा व्यक्ति को चोट पहुंचेगी। ये दोनों उदाहरण जो हैं ये गति के दूसरे नियम पर आधारित हैं।
तीसरा है बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। गोली जो रहती है वो काफ़ी तीखी रहती है, काफ़ी तेज रहती है, उसका संवेग बहुत ज़्यादा रहता है। जब शरीर से वो टच होती है तो शरीर उसका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर नाजुक है, कोमल है। गोली आराम से उसके शरीर को भेद जाती है और आर पार निकल जाती है। ये तीनों ही उदाहरण गति के दूसरे नियम पर आधारित है। अब गति का तीसरा नियम पढ़ते हैं। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसमें न्यूटन बोलते हैं कि यदि आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाओगे, वस्तु उसके विपरीत उतना बल आपके ऊपर लगाएगी। मान लीजिएगा एक बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं जितना धक्का इधर से दे रहा हूँ उतना ही धक्का बोर्ड मेरे को उधर से देगा। मतलब आप जितनी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया के परिणाम स्वरूप उतनी प्रतिक्रिया आपको फिर से मिलेगी, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। तीसरे नियम के उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। बंदूक जैसे कि एक राइफल आती है या 303 एक बंदूक आती है जो कि बेसिक ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। कांस्टेबल हो गए या और भी एग्जामों में और भी ट्रेनिंग में पहले चलती थी, अब तो चलती नहीं है 303। तो 303 को जब चलाने से पहले ही बताया जाता है कि भाई आपको 303 चलाना है तो कंधे और उस बंदूक के बीच में आप बिल्कुल भी गैप ना रखें, क्योंकि वहां पर तीसरे नियम का सिद्धांत लागू होता है। जैसे ही आप बंदूक को चलाओगे तो बंदूक से गोली बहुत तेज गति से आगे निकल के जाएगी। अब जो गोली आपकी बुलेट है वो आगे जा रही है तो उतना ही बल वो पीछे भी लगाएगी। पीछे कौन है? बंदूक, तो उतना ही बल बंदूक के ऊपर लगेगा। बंदूक बड़ी है जिसके कारण बंदूक तो ज्यादा पीछे नहीं जाएगी। गोली बंदूक की अपेक्षा काफी छोटी है इसलिए वो लंबी दूरी तक चली जाती है। लेकिन यदि आप बंदूक को ठीक से ना रखोगे अपने कंधे के यहाँ पर तो हो सकता है वो बंदूक आपका कंधा तोड़ दे। तो बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। दूसरा है नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चला जाना। आप कहीं पर घूमने गए हैं, नाव के अंदर बैठे हुए, नाव पर बैठे आप ठीक है, लेकिन जब आप नाव से घूमकर नीचे उतरते हैं तो वो जो व्यक्ति आपको नाव चलाने वाला व्यक्ति वो पहले बोल देता है भाई अभी सब्र करो, थोड़ा रुको, पहले मेरे को उतरने दो। वो व्यक्ति उतरता है, आराम से उतर के उस नाव को एक रस्सी से बांधता है। रस्सी से बांधने के बाद वो बोलता है कि ठीक है अब आप उतर के आ जाइएगा। ये सावधानी वो क्यों बरतता है? क्योंकि पहले उसने महसूस किया है कि आप जल्दबाजी में, आप खुशी खुशी में कि हम घूम के आए, आप उस नाव से जल्दी कूदने की कोशिश करते हो। अब आपको आगे कूदना है तो आपको स्वाभाविक है कि बल लगाना पड़ेगा। वो बल लगाते हो आप नाव के ऊपर, नाव पानी के ऊपर तैर रही है तो आप जैसे ही नाव पर बल लगाओगे तो आप तो आगे चले जाओगे, लेकिन नाव कहाँ चली जाएगी? पीछे। फिर वो व्यक्ति घूमने वाला बेचारा जिसने आपको घुमाया वो व्यक्ति धीरे धीरे तैरता हुआ है कैसे भी करके भीगता हुआ उस नाव को पकड़ने जाएगा। इसलिए उसको पहले से पता है, उसने पढ़ रखा है गति का तीसरा नियम कि व्यक्ति आगे कूदेगा तो बल उस नाव के ऊपर लगेगा और नाव कहाँ चली जाएगी? पीछे। तो ये भी गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। कुएं से पानी खींचने पर, रस्सी के टूटने पर पीछे की ओर गिरना। ये ईश्वर का शुक्र है कि आप पीछे गिरते हो, आगे नहीं गिरते। यहाँ पर भी गति का तीसरा नियम लागू होता है। होता क्या है, आपको कुएं से बाल्टी खींचना है, बाल्टी में जो भरा हुआ पानी है वो पानी बोलता है कि मेरे को कुएं के अंदर जाना है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो पानी बाहर लेकर ही आना है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो लड़ाई चलती है बाल्टी के पानी में और आप में, दोनों में। जितना वजन बाल्टी के पानी में है उससे ज्यादा वजन आपको उसके विपरीत लगाना पड़ेगा पीछे की ओर। अब आप दोनों की लड़ाइयों में जो बीच में मरण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है रस्सी का। रस्सी बोल रही है भाई तुम दोनों लड़ रहे हो, मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो? जितना बल लगा रहे हो वो तो पूरा मुझसे होकर ट्रांसफर हो रहा है। अब रस्सी मान लीजिएगा सड़ी है, रस्सी खराब है और रस्सी अचानक से बीच में टूट जाती है तो जो बल का ट्रांसफर हो रहा था दोनों के बीच में वो ट्रांसफर रुक जाता है। जितना बल आप उस बाल्टी को बाहर खींचने की ओर लगा रहे थे
वो बल समाप्त हो जाता है तो बाल्टी अपनी जगह पर पहुंच जाती है और आप उस बाल्टी के जस्ट विपरीत बल लगा रहे थे तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो। यह है गति के तीसरे नियम का उदाहरण। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल को तथा लाइक करें व शेयर करें। साथ ही अगले या फिजिक्स से वाला जो सीरीज चल रहा है इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।